व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की कुछ झलक एक सेकेंड कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फरियान से मिलती है, जो गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों में घुमा। अन्य बातों के अलावा यह बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था। धनी लोग बौद्ध धर्म का संप्रेषण करते थे और उसके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं के सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। उनके अभिलेखों में दिनार कहे जाते थे। नियंत्रित आकार और भार वाली स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकार के उप प्रकारों में पाए जाते थे। गुप्त राजाओं ने स्पष्ट चिन्ह थे कि उनकी बुद्ध प्रियता और कला प्रियता का संकेत मिलता है। यद्यपि स्वर्णांश ये मुद्रा उतना शुद्ध नहीं है जितना कि कृष्ण मुद्रा है। यद्यपि ये न केवल सेना बल्कि प्रशासन के अधिकारियों को वेतन चुकाने में अपितु भूमि खरीद बिक्री करने की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक हुई। गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी करे, केवल स्थानीय लेन देन के चलते, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। यह प्रकट होता है कि जन सामान्य के मुद्रा प्रयोग जिसमें कुषाणों को समय होता है अब नहीं रहा। पूर्व काल की तुलना में दूर व्यापार से हाश दिखाई देता है। 550 तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ व्यापार करता रहा। वह रेशम भेजता रहा। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा पड़ा। 6वीं शताब्दी के मध्य आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेश में कमजोर पड़ गई। 5वीं सदी के मध्य में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिम भारत में स्थित मूल निवास स्थान लॉर्ड देश को छोड़कर मंदसौर चली गई। अब वहाँ उन बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसाय को अपनाया। गुप्त काल में विशेषता मध्य प्रदेश में एक उल्लेखनीय बात है कि ब्राह्मण राजपूतों का भूस्वामी के उदय में जो किसानों के हितों के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान देने में जो भूमि दी जाने लगी वो अवश्य बहुत प्रति जमीन आबाद हुई। ये अनुदान भोगी वर्ग स्थानीय जनजाति किसानों के मध्य पर ऊपर से लाद दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। मध्य और पश्चिम भारत में किसानों से बेकार भी लिया जाने लगा। दूसरे मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में ब्राह्मण अनुदान भोगियों ने बहुत सारी प्रति जमीन को आबाद करा और खेती की अच्छी जानकारी प्रसिद्ध थी। सामाजिक गतिविधि ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना द्योतक है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ब्राह्मण गुप्त वंशों को क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वो मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने गुप्त राजाओं को देवता के गुणगान से अलंकृत रूप में चित्रित करा, इससे कि गुप्त राजाओं की हैसियत धर्मशास्त्र सम्मत हो गई। वे ब्राह्मण प्रधान अर्थव्यवस्था वर्ण व्यवस्था के परम प्रतिपालक हो गए। भारी संख्या में मिले ग्राम अनुदानों के फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने विशेष अधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए। वर्ण अनगिनत जाति उपजातियों में बट गए। इसके दो कारण थे। भारी संख्या में विदेशों से आए लोगों ने भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का हर समूह पर एक खास जाति समझा जाने लगा। चूँकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए थे, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। पूर्ण 5वीं सदी के अंत होते होते अंततः राजपूत के 36 कुलों में से एक कुल मान लिए गए। आज भी हुण उपाधि वाले राजपूत मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने से दूसरा कारण ग्राम अनुदान की प्रक्रिया। बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मणी समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों से नीचे कुल का माना गया। हर जनजाति अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतरित हुई। यह प्रक्रिया किसी न किसी रूप में आज तक चलती रही है। इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। अब उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। अब वे कृष्ण नामक नए देवता की पूजा कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिल गया था। कर्म में अवश्य पुरोहितों की दक्षिणा प्राप्त होती थी। समझा जाता है कि सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में हो सुधार का ही परिणाम है। 7वीं सदी में उनकी पहचान कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल ऊपर के तीनों वर्णों के वास्ते खटकने वाले सेवक, दास और कृषि मजदूर ये होता है।
इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई और विशेषकर चंडालों की संख्या में। चंडाल समाज में बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से दिखाई देते हैं। ईसा की 5वीं सदी में आकर उनकी संख्या इतनी बढ़ी कि उनकी अपात्रता इतनी प्रखर हो गई। उनकी ओर से चीनी यात्री फरियान की दृष्टि बरबस खिंच गई। फरियान ने लिखा है कि चंडाल गांव के बाहर ही बसते थे, मांस का व्यवसाय करते थे और जब भी नगर में प्रवेश करते थे उच्च वर्ग के लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि मानते थे चंडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। कृष्ण का पूजन विहित किया गया। गुप्त काल में पहले और गुप्त काल में उच्च वर्णों की स्त्रियों को स्वतंत्र जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त नहीं था। निचले 2 वर्णों की स्त्रियां अपने जीवन निर्वाह के लिए अर्जन कर सकती थीं। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत को स्वतंत्रता मिल गई थी। उच्च वर्णों की स्त्रियां इस प्रकार की स्वतंत्रता से वंचित थे। इस तरह तर्क दिया जाता है कि वैश्य और शूद्र स्त्रियां खेती में काम और घरेलू काम करती थी, इसलिए उनके पति का आधिपत्य नहीं रहता था। गुप्त काल में उच्च वर्णों से अधिक जमीन अर्जित करते थे। उच्च वर्ग के जो लोग वो अधिक से अधिक भूमि अर्जित करते थे। उनमें अधिक से अधिक पत्नी रखने, अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने की प्रवृत्ति पाई। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे और यहाँ तक कि पत्नी के मृत्यु के साथ देने की आशा करने लगे। पति के मरने के बाद पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेख उदाहरण गुप्त काल में ही 510 ईस्वी मिलता है। फिर भी गुप्तोत्तर काल में कुछ स्मृतियाँ में कहा गया, यदि पति खो जाए या मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले जाए, तो जाति बाह हो जाए तो स्त्री पुनः विवाह कर सकती है। उच्च वर्णों की स्त्रियों की पराधीनता का मुख्य कारण यह था कि अपने जीवन चक्र के लिए पूर्णतः अपने पतियों पर आश्रित रहती थी। उन्हें स्वामित्व का अधिकार नहीं था। लेकिन सबसे पुरानी स्मृति में यह कहा गया है कि विवाह वधु को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए आभूषण, अलंकार, वस्त्र, समान स्त्री धन होता है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में स्मृतियों में इन भेंटों का दायरा बढ़ाया गया। उनके अनुसार विवाह आदि में वधु के माता पिता, सास ससुर जो भी उपहार मिलता वो स्त्री धन होता है। 6वीं सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती थी, गिरवी रख सकती थी। इससे बात साफ साफ निकलती। कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, परंतु भारत की पितृतंत्रात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार समानता बेटी को अचल संपत्ति का उत्तरदायी नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म की आस्था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजस्व मिलना समाप्त हो गया था। फरियान ऐसा धारणा देता है कि बौद्ध धर्म बहुत समृद्ध स्थिति में था, लेकिन यथार्थ इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक कनिष्क के दिनों में वो गुप्त काल में नहीं रहा, परंतु स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। भागवत संप्रदाय का उद्भव। भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत था। भागवत यह विष्णु की पूजा थी। इसका उद्भव मौर्य काल में हुआ था। वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे, सूर्य का प्रतिरूप थे, उर्वरता पंथ का देवता भी। ईसा पूर्व दूसरे युग में जाकर नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गया और नारायण विष्णु कहलाने लगा। नारायण मूलतः अवैदिक जनजाति देवता थे जो भगवत कहलाता था। उसका उपासक भागवत कहलाता था। यह देवता जनजाति सरकार का दिव्य प्रतिरूप समझा जाने लगा। जिस प्रकार जनजाति सरदार स्वजनों से भेंट पाता था, उसके हिस्सा लगाकर उन्हें स्वजनों के बीच बांट देता था, उसी प्रकार नारायण भक्त अर्थात हिस्सा या भाग अपने भक्तों के बीच भक्ति के अनुसार बांटता था। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए तो दोनों के उपासक भी धर्म की एक छत्र छाया में आ गए। पहला वेदमूलक देवता था और दूसरा अवैदिक। दोनों संस्कृतियाँ, दोनों प्रकार के लोग, ये देवता सभी आपस में घुल मिल गए। आगे चल के विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वृषिकुल के एक पुराने महापुरुष हो गए जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। इस कृष्ण की विष्णु से भिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महान गाथा का महाभारत को नया रूप दिया गया। 200 ईस्वी पूर्व आते आते उपासकों को ये तीनों धाराएं और उनके तीनों उपासक देव मिलते एक हो गए। भागवत का वैष्णव संप्रदाय का उद्भव इसी का परिणाम है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेम में निष्ठा निवेदन। यह एक प्रकार की वही निष्ठा है जो जनजाति के लोग अपने सरदारों के प्रति रखते हैं। यह प्रजा या राजा के प्रति रखते हैं। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना। कृषक समाज के अनुकूल तथा विष्णु से जुड़े प्राणदायी उर्वरता के साथ भी मेल खाते हैं। लोग विष्णु की प्रतिमा की पूजा करते थे और जौ तिल आदि चढ़ाते थे। जीव हत्या से घृणा करने के कारण बहुत से उपासकों ने मांस मछली खाना छोड़ दिया।
यह नया धर्म परम उदार था। साथ इसने विदेशियों को अपनी ओर खींच लिया, शिल्पियों और वर्णों को भी भाया, जो कि सातवाहन और कुषाणों काल में प्रबल हो चुके थे। कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में घोषणा की है कि जन्मतः अपवित्र स्त्री, वेश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया। विष्णु पुराण में कुछ विष्णु स्मृति इस संप्रदाय का प्रतिपादन करती हैं। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया। अवतारवाद का उपदेश दिया गया। इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों को चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है, तब तक विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उसे बचाता है। विष्णु का प्रत्येक अवतार धर्म के उद्धार के लिए आवश्यक माना जाता है। धर्म का अर्थ राज द्वारा सुरक्षित, वर्ण विभाजित समाज और पितृत्मक पारिवारिक संस्था समझा गया। 6ठी शताब्दी में आकर विष्णु को गणना शिव और ब्रह्मा के त्रिदेव में होने लगी। फिर भी वह अपने आप में प्रमुख देवता रहा। 6ठी शताब्दी के बाद उसकी पूजा मिलने से वाले पुण्य पुराण प्रचार बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें सबसे उत्तान था भगवत पुराण का। इस पुराण की कथा का वाचन पुरोहित लोग कई दिनों से में संपन्न करते थे। मध्यकाल में पूरी भाग जहाँ जहाँ भागवत घर स्थापित हुए, वहाँ विष्णु की पूजा और उनकी लीलाओं का कीर्तन होता था। विष्णु के उपासकों के लिए विष्णु सहस्त्रानम आदि बहुत से स्त्रोत लिखे गए। गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक हुए, जो संहार और प्रलय के देवता थे, लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ। गुप्त शासन की प्रारंभिक अवस्था में शिव जितने महत्वपूर्ण नहीं रखते जितने विष्णु। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणी धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। अनेक त्यौहार मनाए जाने लगे। विभिन्न वर्गों के लोगों ने जो कृषि संबंधित त्यौहार मनाते थे, उन्हें भी धार्मिक रूप रंग दी गया। वे पूर्वोत्तर के आय के अच्छे साधन बन गए। गुप्त वंश राजा ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। हम बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को सताए जाने का उदाहरण नहीं जानते। इसका एक और कारण बौद्ध धर्म के रंग ढंग से हुआ परिवर्तन भी था, जिसके क्रम में ब्राह्मणी धर्म के बहुत से तत्व बौद्ध धर्म में अपना लिए गए थे। कलाएं। गुप्त काल प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा कहना आर्थिक क्षेत्र में गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस काल में उत्तर भारत में कई नगरों का पतन हुआ, लेकिन गुप्तों के पास सोना भारी मात्रा में था, चाहे वह किसी भी स्रोत से आया हो। गुप्तों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आमिर और रईस लोग अपने आय का कुछ भाग कला और साहित्य के साधना में लगे लोगों के भरण पोषण में लगाने में सामर्थ्य थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त कला और साहित्य दोनों के संपोषक हुए। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त को नवरत्न और 9 बड़े बड़े विद्वानों के साथ अलंकृत किया गया है। प्राचीन भारत में कला अधिकतम धर्म से अनुप्रत थी। प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्ष कला के अवशेष बहुत कम थे। मौर्य काल और मौर्योत्तर कला में बौद्ध धर्म को खूब ही बढ़ावा मिला। फलस्वरूप पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ खड़े किए गए, चट्टानों को काट काट कर सुंदर गुफाएं बनाए गए, ऊंचे ऊंचे स्तूप खड़े करे। बुद्ध संबंधी पुरावस्तु पर निर्मित गोलाकार आधारों पर टिकी घूमता जो मिट्टी, ईंट व प्रस्तर की रचना को स्तूप कहते हैं। बुद्ध की अनगिनत प्रतिमा बनाई गई। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई। परियान में 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की ताम्र मूर्ति देखी है, जिसका अब पता नहीं है। गुप्त काल में सारनाथ और बुधरा में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं, लेकिन गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है अजंता की चित्रवाली। यद्यपि इस चित्रवाली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन है। इन चित्रों में गौतम बुद्ध व उसके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित थे। ये चित्र वास्तविक जैसा सजीव और सहज लगते हैं। आश्चर्यजनक की बात है कि 1400 वर्ष के बाद भी उनके रंगों की चमक विशेष अंतर नहीं है। गुप्त राजा अजंता चित्रकारियों के संरक्षक नहीं थे। चूँकि गुप्त वंशी राजा हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवता की प्रतिमा पाते हैं। कई स्थानों पर संपूर्ण देवमंडल पाते हैं, जहाँ मध्य में मुख्य देवता है, चारों और उसके परिवार में और गौण देवता एक ही पट्ट पर विराजमान है। मुख्य देवता का आकार बड़ा रहता है,
पर उसके परिचय और गुण देवता छोटे पैमाने पर उतारे गए। इसमें स्पष्टता, सामाजिक विभेद और श्रेणी वर्ण व्यवस्था का संकेत है। वास्तुकला में गुप्तकाल पिछड़ा था। वास्तुकला के नाम पर हमें ईंट के बने कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। मंदिर का पत्थर मिला जहाँ कानपुर, भीतरगढ़ और गाजीपुर के उत्तर और झांसी के देवगढ़ में ईंट के मंदिर भी उल्लेखनीय है। नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना। इसकी सबसे पहले की संभावना ईंट है जो गुप्तकाल में बनी है। साहित्य। गुप्तकाल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्षकटिक या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निधन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटक में सर्वोत्तम कोटि माना जाता है। परंतु इसको लेकर गुप्तकाल में सबसे ऊंचा नाम है वह है कालिदास की कृति। कालिदास की अभिज्ञान समुद्रम विश्व की उत्कृष्ट साहित्य कृति में से एक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा वर्णित है। इसके पुत्र भरतनामा राजा हुआ। अभिज्ञान समुद्रम प्रथम भारतीय रचना का अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। दूसरी रचना है भगवत गीता। बाद में गुप्तकाल में लिखे नाटकों के बारे में 2 बातें उल्लेख हैं। पहली बात यह है कि सभी नाटक सुखांत हैं, दुखांत नाटक का एक भी नहीं मिलता। दूसरी बात, उच्च वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। इन नाटकों में स्त्री और शुद्ध प्राकृत भाषा बोलते थे, जैसे भद्र जन संस्कृत। इस काल में धार्मिक साहित्य की रचना में भारी प्रगति हुई। गुप्त काल की अधिकांश रचनाओं के प्रबल धार्मिक रुझान हैं। 2 महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी में आकर लगभग पूरे हो चुके थे। रामायण में राम की कथा है और पिता दशरथ उनकी सौतेली मां कैकेयी की साजिशों के कारण 14 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। निष्ठापूर्वक पिता की आज्ञा मानकर और पत्नी सीता को लंकेश और रावण से हरा दिया। अंत में राम ने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता से रावण को मारा और सीता को वापस लाया। इस कहानी में 2 आधारभूत नैतिक तत्व हैं। पहला ये कि इसमें परिवार रूपी संस्था को आदर्श दिखाया गया है, जिसमें किसी परिस्थिति पुत्र को अपने पिता की आज्ञा और छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा माननी होती है। स्त्रियों को पति के प्रति निष्ठा बरतनी होती है। दूसरा यह है कि रावण बुराई के और राम भलाई के प्रतीक हैं। अंत में असतत पर सत्य की कुव्यवस्था और सुव्यवस्था की जीत होती है। महाभारत की मुख्य गाथा की अपेक्षा राम की गाथा कहीं अधिक सामाजिक और धार्मिक प्रभाव डाल सकती है। रामायण के अनेकानेक रूप रूपांतर भारतीय भाषा और दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं में पाए जाते हैं। महाभारत सार के रूप में चचेरे भाइयों की 2 भाई कौरव और पांडवों के आपसी झगड़े की कहानी है, जो बताती है राजसत्ता स्वजनों के प्राण से अधिक प्यारी होती है। यद्यपि धृतराष्ट्र छोड़े गए राज्य के उत्तराधिकारी पांडव थे, कौरवों ने सुई की नोक पर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। फलतः कौरव और कृष्ण के समर्थित पांडव और लंबी धुंधली लड़ाई हुई। अतः कौरवों को हराकर पांडव विजय हुए और धूर्त सृष्टि इस शक्ति की विजय दिखाई दी। भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। इसमें शिक्षा दी गई कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसे कर्तव्य का पालन हर आत्मा किसी प्रतिफल की कामना के बिना करना चाहिए। पुराण उपयुक्त दोनों महाकाव्य ढर्रे पर ही लिखे गए हैं। इनमें जो भी अधिक पहले है उसका अंतिम संकलन करता उत्पादन गुप्तकाल में हुआ। ये मिथकों, आख्यानों और प्रवचनों से भरे हैं। इसका उद्देश्य सामान्य लोगों को शिक्षा और बुद्धि विवेक देना था। इस काल में बहुत सी स्मृतियाँ भी लिखी गई हैं जो सामाजिक और धार्मिक नियम, कानून और पद्य में बांधकर संकलित किए गए हैं। स्मृतियों पर टीका लिखने की अवस्था गुप्तकाल के बाद आई। गुप्तकाल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ है। इस काल में विशेष रूप से स्मरणीय है अमरकोश को लेकर, जिसका संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में एक नवरत्न अमर सिंह ने किया है। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को इस शब्दकोश रटा दिया गया है। कुल मिलाकर शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में गुप्त काल में उज्ज्वल अध्याय है। इस काल में जटिल अग्रणी शैलियों का विकास हुआ है, जो पुराने सरल संस्कृत साहित्य की शैलियों से भिन्न है। अब हम इस काल के आगे की ओर बढ़ते हैं। गद्य की अपेक्षा पद्य पर अधिक जोर पाते हैं। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। संस्कृत निसंदेह गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। यो तो ब्राह्मण धर्म विषयक साहित्य की बहुतायत है, फिर भी इस काल में पहली बार धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं पाई जाती हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गणित के क्षेत्र में इस काल में महत्वपूर्ण ग्रंथ था आर्यभट्ट। इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। प्रतीत होता है कि गणित के विद्वान विविध प्रकार की गणना में पारंगत थे। इलाहाबाद के जिले में 448 में एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत में दशमिक पद्धति ज्ञात है। खगोल शास्त्र में रोमन सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई। इसके नाम पर अनुमान किया जा सकता है कि इस पर यूनानी चिंतकों का प्रभाव था। गुप्तकालीन शिल्पियों ने अपना चमत्कार अपनी लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया। बुद्ध की नाना तरह की अनेक काष्ठ मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने शुरू हो गया था, क्योंकि तब तक धातु के बारे में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी। लोहे की वस्तुओं के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण वह लौह स्तंभ है जो दिल्ली के महरौली में स्थित है। इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ। तब से 15 वर्षों के बीच जाने के बाद इसे जंग छू नहीं पाई है। यह स्तंभ शिल्पकार के महान तकनीकी कौशल का परिणाम है। यद्यपि शुष्क क्षेत्र में रहने वाले कारण इसका जीवन लंबा हुआ। इस प्रकार के लोहा स्तंभ में 100 बरस पहले ही किसी भी ढलाई घर में बनाना संभव नहीं था। दुख की बात है कि बाद में शिल्पकार इस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सके। अध्याय 22 पूर्वी सभ्यता का प्रसार। सभ्यता के लक्षण। कोई भी क्षेत्र तभी सभ्य माना जा सकता है जब वहाँ पर लिखने की कला ज्ञात हो, कर संग्रह करने और सुव्यवस्था बनाए रखने की कोई प्रणाली हो, तथा धार्मिक, प्रशासनिक और उत्पादन कार्यों में संपादन के लिए सामाजिक वर्ग और विशेष उपलब्ध हो। सबसे बढ़कर सभ्य समाज में उतना उत्पादन करने की क्षमता होना चाहिए जितना केवल शिल्पियों व कृषकों जैसे वास्तविक उत्पादकों में नहीं, बल्कि उत्पादन कार्य से दूर रहने वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह सभी तल सभ्यता की ओर बढ़ाने वाले हैं, परंतु सभी तत्व पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में यथेष्ट मात्रा में बहुत बाद में दिखाई पड़ते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम में संलग्न ईसा की 4वीं सदी तक के मध्य तक कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं के बराबर मिलता है। 4वीं शताब्दी के 4वीं से 7वीं सदी तक के काल की विशेषता मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बंगाल और असम में उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार, राजतंत्र गठन, सामाजिक वर्गों की स्थापना। यह बात क्षेत्रों में बिखरे हुए गुप्त काल के बहुत सारे अभिलेखों मालूम पड़ती है। अनेक अभिलेखों में काल का उल्लेख गुप्त संवत के रूप में किया गया है। ये अभिलेख अधिकतर ऐसे शासन पत्र होते जिनके जरिए सामंतों व अन्य लोगों को धर्मार्थ भूमि, बौद्धों और ब्राह्मणों को वैष्णव मंदिरों और बुद्ध विहारों को दी गई है। इन अनुदान भोगियों ने संस्कृत के उन्नायक तत्वों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक एक इलाके का अलग अलग सर्वेक्षण करना होगा। उड़ीसा और पूर्व के दक्षिण मध्य प्रदेश, महानदी के दक्षिण में उड़ीसा का समुद्र तटीय प्रदेश जो कलिंग कहलाता था, अशोक काल में सहसा उत्कृष्ट पर चढ़ गया। यहाँ सुधरना राज्य की स्थापना बहुत दिनों बाद ईसा पूर्व की 1वीं सदी में आकर हुई। इसका व्यापक शासक खारवेल बढ़ते बढ़ते मगध तक चढ़ गया। ईसा की 1वीं और 2वीं शताब्दी में उड़ीसा के बंदरगाहों में मोती, हाथीदांत और मलमल को अच्छा व्यापार करते थे। भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूरी पर खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी पर स्थल शिशुपाल में जो खुदाई हुई है, शिशुपाल नगरगढ़ में जो खुदाई हुई है, उसमें रोम की कई वस्तुएं मिली हैं, जिससे प्रकट होता है कि वहाँ रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध थे। परंतु उड़ीसा का अधिकतर भाग, खासकर उत्तर उड़ीसा, ना तो राज्य से गठन कर सकता और न ही कोई खास वाणिज्य संबंधी चहल पहल ही रही। 4वीं शताब्दी में समुद्र द्वारा विजित क्षेत्रों में सूची में कौशल और महाकालांतर आए। इन दोनों के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिम उड़ीसा के भाग आते हैं। 4वीं सदी के मध्य में 6वीं शताब्दी तक उड़ीसा में कई राज्य स्थापित हुए और इनमें कम से कम 5 की पहचान तो साफ साफ की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण मठार वंश का राज्य, जो पितृभक्त वंश कहते हैं, उनकी सत्ता छोटी थी। महानदी और कृष्णा के बीच उनका राज्य फैला हुआ था। वशिष्ठ, नल और मान वंशों के राज्य उनके पड़ोसी और समकालीन थे। वशिष्ठ वंश का राजा दक्षिण कलिंग में आंध्र की सीमाओं पर था। नल वंश का राज्य महाकालांतर में वन्य प्रदेशों में था। मान वंश का राज्य महानदी के पार उत्तर के समुद्र तटीय क्षेत्र में था। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी कर संग्रह, प्रशासन और सैन्य संगठन की पद्धति थी। नल वंश ने और संभवतः मान वंश ने सिक्के ढाले।
हर राज्य में ब्राह्मणों को बुलाया। अधिकांश राजा वैदिक यज्ञ करते थे, जिनका उद्देश्य न केवल पुण्य अर्जित करना था, बल्कि अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और वैधता स्थापित करना भी था। इस काल में उन्नत संस्कृति के तत्व न केवल कलिंग नाम से विदित समुद्री तटपट्टी तक के सीमित थे, बल्कि उड़ीसा के अन्य भागों में भी दिखाई पड़ते थे। मध्य प्रदेश में बस्तर जनजाति इलाकों में जो नल वंश की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, वे कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। बताते कि वहाँ अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। बड़ी बड़ी लेन देन और उच्च अधिकारियों के वेतन भेगियों में स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग होता था। इस तरह मान वंश ने शायद तांबे के सिक्के जारी करे, जिसका मतलब होता था शिल्पियों और किसानों के बीच सिक्कों का प्रचलन। कई राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्र में नई नई राजस्व इकाई स्थापित करके अपनी आय बढ़ाई। मठारों ने महेंद्र पर्वत के महनभोग का नया जिला बनाया। उनके पास दंत वायुभोग नाम का एक आकांक्षी जिला था, जिसके प्रशासकों को हाथीदांत और चावल का माण प्राप्त होता था। इससे पता चलता था कि वह जिला किसी पिछड़े आके बनाया गया होगा। मठारों ने एक प्रकार का न्यास स्थापित किया, जो अग्रहार कहलाए। इस न्यास में हम कुछ भूमि होती थी जो गाँव से होने वाली आय। इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करना था। वहाँ कुछ अग्रहारों से कर उगाई जाता था, जबकि देश के अनंत ऐसे अग्रहार जो कर मुक्त होते थे। जनजातीय, जंगली और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में भूमि दान देकर कर ब्राह्मणों को बचाने की नई पद्धति जमीन में खेती शुरू हुई और मौसम की अच्छी जानकारी के सहारे खेती के सुधरे तरीके शुरू हुई। आरंभ में वर्ष 4 महीनों में 3 भागों में बंटा जाता था। काल की गणना 3 ऋतुओं के आधार पर की जाती थी। मठारों में के अमल 5वीं शताब्दी के मध्य में वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित करने की परंपरा चली। मौसम की स्थिति को ठीक कर से जानना आवश्यक हुआ। कृषि कार्य के लिए बड़ा उपयोगी था। उड़ीसा के समुद्र तटीय भाग में लेखन कला ईसा पूर्व 3 शताब्दी की सदी में ही ज्ञात करी थी। ईसा की 4वीं सदी तक अभिलेख में प्राकृत मिलते हैं, परंतु 350 के आसपास संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ। इससे महत्व की बात यह है कि इस भाषा में लिखे भूमि अनुदान पत्र समुद्रवर्ती क्षेत्रों के बाहर उत्तर में महानदी के पार मिलते हैं। इस प्रकार प्रकट होता है कि लिखने कला संस्कृत भाषा का प्रसार उड़ीसा के बड़े पैमाने पर हो गया था। इस काल में कुछ अभिलेखों में उत्कृष्ट संस्कृत श्लोक पाए गए हैं। इन नए क्षेत्र में संस्कृत न केवल ब्राह्मण धर्म और संस्कृति के लिए, बल्कि संपत्ति संबंधी कानूनों और सामाजिक नियमों के लिए सामान्य माध्यम का काम करती थी। संस्कृत के शासन पत्रों, चार्टरों और पुराणों और धर्मशास्त्रों में वचनबद्ध कई राजा अपने को वर्ण व्यवस्था का आरक्षक कहता था। गंगा के मैदान की संस्कृति लोगों के अलगाव पर जोर दिया। प्रयाग में गंगा यमुना संबंध स्थान को पवित्र माना गया और विजय राघवजा को प्रयाग की तीर्थ यात्रा करते थे। बंगाल के बारे में इस बात का प्रमाण मिलता है कि उत्तरी बंगाल कई भागों में जहाँ बोगरा जिला है, अशोक में लेखन प्रचलित था। एक अभिलेख से ज्ञात होता कि कई बस्तियों बौद्ध भिक्षुओं ने भरण पोषण के लिए अनाज और सिक्का के भरे भंडार थे। स्पष्ट है कि स्थानीय किसान ऐसी स्थिति में थे कि अपने उपज का कुछ भाग बचाकर चुकाएं, दान पुण्य करें, और लोग प्राकृत जानते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस तरह से दक्षिण पूर्व बंगाल में समुद्र तटीय नोआखली जिले में मिले एक अभिलेख से प्रकट होता है कि उस इलाके के लोग ईसा पूर्व की 2वीं सदी में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि जानते थे। लगता है दक्षिण पूर्व बंगाल में खरुष्टी लिपि भी प्रचलित थी, परंतु बंगाल के अधिकतर भाग के बारे में हम तब तक कुछ नहीं जानते जब तक ईसा की 4वीं सदी में नहीं पहुँचते। लगभग मध्य 4वीं सदी के महाराज उपाधिकारी एक राजा बांकुरा जिले में दामोदर तटवर्ती पोखरण राज करता था। वह संस्कृत जानता था, विष्णु का उपासक था, जिसकी पूजा के लिए हम शायद एक गांव का अनुदान किए। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश, जहां संप्रति बांग्लादेश से 5वीं और 6वीं शताब्दी में बस्तियाँ पूरा था, वहाँ संस्कृत शिक्षा प्रसिद्ध हो चुकी थी। लगता है 550 के बाद गुप्त राजा के गवर्नर स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने उत्तर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। कुछ भाग को कामरूप के राजाओं ने हथिया लिया। स्थानीय अधीनस्थ राजाओं ने जो थे वो सामंत महाराज कहलाते थे। स्थानीय प्रजा से कर वसूलने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ाई का सामना
करने के लिए अपना अपना प्रशासन तंत्र स्थापित किया। हाथियों, घोड़ों और पैदल सिपाहियों की सेना को संगठित किया। 600 ईस्वी पूर्व में यह प्रदेश गौण कहलाए और यहाँ हर्ष के शत्रु शशांक ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 432 से 433 में लेकर लगभग 100 वर्षों तक पंडवर्धन भुक्ति में, जो लगभग समूचे उत्तरी बंगाल में स्थित था, अब जिसमें अधिकतर बांग्लादेश शामिल है, बड़ी संख्या में ताम्रपत्र मिले हैं। भूमि के विक्रय अनुदान भी लिखित है। अधिकतर अनुदान पत्रों से ज्ञात होता है कि भूमि का मूल्य दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं से चुकाया जाता था, परंतु कभी कभी अनुदान और धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अनुदान पाने वालों को कर नहीं लगता था। भूमि हस्तांतरण से इन अभिलेख का पता चलता है। भूमि हस्तांतरण प्रमुख लिपिक कातिबों, वर्णिकों, शिल्पियों, भूमियों, स्वामियों आदि के नाम से रहते थे, जो गुप्त साम्राज्य के गवर्नर द्वारा संचालित होते थे। स्थानीय प्रशासन समृद्ध होते थे। इन भूमि हस्तांतरण अभिलेख से हमें न केवल विभिन्न सामाजिक समूह, स्थानीय अधिकारियों के बारे में, अपितु कृषि के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। अधिकतर धार्मिक अनुदान के लिए खरीदी गई जमीन गैर आबाद इसलिए करहीन बताया जाता है। जमीन के लाभ उठाने के लिए इन अनुदानों के परिणाम से उसमें खेती होने लगी, बस्तियां बसने लगी। बंगाल का ब्रह्मपुत्र द्वारा गठित त्रिभुजाकार समतट कहलाता था, जिसे 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने जीता था। दक्षिण पूर्व बंगाल में इसी में पड़ता है। कुछ भाग आबादी वाला मूल्यवान रहा होगा, इसलिए विजेता गुप्तकाल राजा पर इधर ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन शायद इसके ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं हुए। यहाँ न संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, न ही वर्ण व्यवस्था का प्रश्न, जैसा उत्तरी बंगाल में पाते हैं। लगभग 525 ईस्वी में प्रदेश सुसंगठित राज्य रहा, जिसमें समतट के अतिरिक्त उसकी पश्चिमी सीमा से सटा वर्ग भी शामिल था। यह समतट राज्य वंग कहलाता था। हरदेव सहित उसके शासकों ने 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इस राज्य के उत्तरार्ध में हम 7वीं सदी में ढाका क्षेत्र में खड्ड वंश का राज पाते हैं। वहाँ 2 राज्य भी थे, लोकनाथ नामक ब्राह्मण सामंत का राज्य और राठ रावंत का राज्य। दोनों कुमिला क्षेत्र में पड़ते थे। दक्षिण पूर्व और मध्य बंगाल में इन सब राजाओं ने 6वीं और 7वीं सदियों में भूमि के अनुदान पत्र जारी करे। उड़ीसा के राजा की भांति उन्होंने भी अग्रहारों की स्थापना की। अनुदान पत्रों से ज्ञात होता है कि इन इलाकों में 7वीं सदी के उत्तरार्ध में संस्कृत की शिक्षा प्रचलित थी, इसलिए इनमें कई जटिल छंदों का प्रयोग मिलता है। साथ ही इनकी खेती में और ग्रामीण बस्तियों के बसाव का पता चलता है। बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमांत क्षेत्रों में दंड भुक्ति नामक राजस्व प्रशासन संबंधी इकाई बनाई गई। दंड का अर्थ है राजा और भुक्ति का अर्थ है भोग। अर्थात इकाई की स्थापना उस इलाके की जनजाति बंदिशों को सुधारने और सजा देने के उद्देश्य से की गई थी। जनजातीय क्षेत्र संस्कृत भाषा तथा संस्कृत के अन्य तत्वों का प्रचार बढ़ा। वर्धमान ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा पता हमें 6वीं शताब्दी में आके चलता है। दक्षिण पूर्व बंगाल में फरीदपुर में के क्षेत्र में 5 किता जमीन बौद्ध विहार को दी गई, जो पड़ती थी, पानी में डूबी रहती थी, इसलिए कर लगाने के लायक नहीं थी। इस तरह कुमिल्ला जिले में हिरणों, सुअरों, भैंसों, बाघों, सांपों आदि भरे जंगल इलाके में बहुत सारी जमीन 200 ब्राह्मणों को दान में दे दी। सभी उदाहरण इस बात के साक्ष्य हैं कि नए नए क्षेत्रों में जनपद निवेश और सभ्यता के प्रसारण की प्रक्रिया चालू हुई। बंगाल के इतिहास में लगभग 5वीं सदी के मध्य 2 सदियों से बड़ी है गतिशील मालूम पड़ती है। इस अवधि में आधे दर्जन राज उदित हुए, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ स्वतंत्र, कुछ सामंती। हर राज्य का अपना विजय शिविर या सैन्य शिविर या पैदल घुड़सवार, हाथी, नाव वाली टुकड़ियां रहती थीं। हर राज्य में अपने अपने कर संबंधी प्रशासनिक जिले थे, जिसमें कर संग्रह और शांति सुव्यवस्था के कर्मचारी रहते थे। हर राज्य युद्ध करके बौद्ध और ब्राह्मणों को भूमि दान देकर अपनी सत्ता का विस्तार करता था। धार्मिक न्यासों की संख्या इतनी बढ़ी कि अंतर्गत उनकी देखभाल करने के लिए अग्रहार नामक एक भुक्ति नियुक्त करना पड़ा। भूमि ग्राम के मालिकों का विस्तार हुआ और भूमि के नए नए अधिकार सृजित हुए। सामान्यतः भूमि पर स्वामित्व अलग अलग परिवारों का होता था, लेकिन भूमि खरीद बिक्री ऊपरी नियंत्रण स्थानीय समितियों का रहता था, जिसमें मुख्य शिल्पी, वर्णिकों, भूस्वामी, लिपिकारों का हाथ होता था। ये समितियां स्थानीय राज्य प्रतिनिधियों की मदद से करती थी। गांव की जमीन के बिक्री के बदले गांव के किसानों को सलाह दी जाती थी और लगता है कि अतीत में भूमि का मिले के समुदाय की होती थी।
अतीत में भूमि कबीले की या फिर समुदाय की होती थी, इसलिए भूमि वह किसी को दे सकता था। अतः जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत भूमि से अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए दान देता था तो उसमें समुदाय की अनुमति लेने की प्रथा का पालन करता था। संभवतः पूर्व काल में सामुदायिक धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों को भूमि देता था और सैनिकों और राजनीतिक सेवाओं के लिए राजा को कर देता था। बाद में राजा ने प्रजा समुदाय से बहुत सी जमीन अपने हाथों में ले ली और समी सत्ता बहुत ऊंची कर ली, जिससे कर वसूलने में समर्थ हो गया। बंजर और पड़ती भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। हर राज्य के प्रशासनिक लोग संस्कृत जानते थे। राजकाज की भाषा थी जो पुराणों और धर्मशास्त्रों का सार जानते थे। इस प्रकार की अवधि बड़े महत्व की रही और इस काल को सभ्यता फैलाने वाले अभियान के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ाया दिया। फिर असम ब्रह्मपुत्र मैदान में पूर्व से पश्चिम तक फैला। कामरूप 7वीं सदी में उभर कर आया। उत्खनन से पता चलता है कि गुवाहाटी के निकट बस्तियों में ईस्वी की 4वीं सदी में बस चुकी है। इस सदी में समुद्रगुप्त ने ड्वाक और कामरूप से कर वसूला। ड्वाक शायद नौगांव का जिले का भाग था। कामरूप तो निश्चय ब्रह्मपुत्र का मैदान का नाम था। समुद्रगुप्त ने जिन शासकों से कर वसूला वह जनजातीय किसानों से कर वसूल कर निर्वाह करते रहे होंगे। गुवाहाटी के पास अंबारी में हुए उत्खनन से प्रकट होता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में बस्ती अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी। इसकी पुष्टि अभिलेखों से होती है। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में लेखन कला और संस्कृत किताब प्रचलित हो चुकी थी। कामरूप के राजा वर्मन उपाधि धारण की। यह उपाधि केवल उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में नहीं फैली बल्कि यह बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाई जाती है। यह उपाधि का अर्थ है कि कवच या जिस जिरह वक्तर जो योद्धा का प्रतीक है। मनु के क्षत्रियों के लिए निर्धारित की थी। कामरूप के राजाओं ने ब्राह्मण को भूमि दान देकर अपनी स्थिति को सुधारने किया। 7वीं सदी में भास्कर वर्मन ऐसे राज्य के प्रधान के रूप में खड़ा हुआ जिसका नियंत्रण ब्रह्मपुत्र के मैदान में बड़े भाग में और उसके आगे कुछ क्षेत्रों में भी पाया। बौद्ध धर्म के पैर जमे हुए थे और चीनी यात्री हुआंग इस साल में घूमा था। रचनात्मक काल। यद्यपि पूरी भारत के भिन्न भिन्न उत्कर्षों पर पहुंचे, फिर भी 4वीं सदी में से 7वीं सदी तक इस काल को रचनात्मक काल कह सकते हैं। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम, बांग्लादेश के बड़े भाग में संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, राजतंत्र फैले विकसित हुए। गुप्त साम्राज्य से होने वाले सांस्कृतिक संक्रमण में पूर्वांचल में सभ्यता के प्रसार को बल मिला। उत्तरी बंगाल, पश्चिमोत्तर उड़ीसा में गुप्त का राज छाया। इस अंचल में गुप्त साम्राज्य के संपर्क का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अभिलेखों में गुप्त संवत का प्रयोग हुआ है। बंगाल में सामंतों ने नए राज्य स्थापित किए। हाथी, घोड़े, नाव आदि साधन बड़े मात्रा में सैन्य शिविर में रखते थे। ये वेतन भोगी सेना के रखरखाव और ग्रामीण समुदाय के नियमित रूप से कर वसूलते थे। पहली बार इस अंचल में 5वीं और 6वीं शताब्दी में स्पष्ट बड़े पैमाने पर लेखन, संस्कृत भाषा का प्रयोग, वर्णभेदक मूलक समाज का गठन और बौद्ध धर्म का प्रचलन पाते हैं। हम शैव और वैष्णव संप्रदाय के रूप में ब्राह्मण धर्म की प्रगति को देखते हैं। भूमि पर सामुदायिक स्वतंत्र अवशेष मात्र तो है, परंतु जमीन के रूप में व्यक्तिगत संपत्ति का अस्तित्व है और स्वर्ण मुद्रा भी पाते हैं। वह संपत्ति खरीदी जा सके। सभी सिद्ध करते हैं कि खाद्य पदार्थ वन अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी। यह कहना यह न होगा कि लोहे के फालने हलों के कृषि और हलों से कृषि, पानी को रोककर धान की खेती और तरह तरह के शिल्पोषक की जानकारी के आधार से आते। कालिदान के व्यंग में होने वाली धान के बिचौड़ों की रुपाई का वर्णन किया है। मालूम नहीं है कि कृषि परंपरा स्थानीय थी या मगध से किसी की हुई। उत्तरी काल में ऊंची किस्म के एक उपजाई, इन सभी से प्राप्त मात्रा में कृषि उत्पादन संभव हुआ, जिससे कि प्रजा और राजा दोनों का निर्वाह और गैर आबाद विरल आबादी वाले क्षेत्रों में बस्तियों को प्रसार को बल मिला। उस काल में राजाओं, राजवंशों, सामंतों तथा उन पर शासन करने वाले केंद्रीय सत्ता की स्पष्ट रूपरेखा खींच पाना संभव नहीं था। लेकिन पूर्वांचल के दूरवर्ती प्रांतों में संस्कृति का विकास और सभ्यता का प्रकाश हुआ, इस बारे में संदेह गुंजाइश नहीं है। एक और गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, दूसरी ओर उसी समय बाहरी प्रांतों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ऐसे बहुत से अनदेखे क्षेत्र जो संभवतः
जनजाति सरदारों के अधीन थे, विरले आबादी वाले थे, इतिहास की रोशनी में चमके। यह बात लाल मिट्टी वाले उस भूभाग पर लागू होगी जो पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र है। छोटापुर नागपुर के भीतर पड़ता है। बहुत ही कठिनाई से खेती करने वाले और बसने के लायक हो जाता है। बंगाल के जलोढ़ मिट्टी और भारी वर्षा वाले जंगली इलाकों के बारे में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों के बारे में यह बात और भी लागू होती है।